दोस्तों, वेलकम बैक टू टेरिफाइंग स्टोरीज। थोड़ा वक्त हो गया है नए स्टोरीज पोस्ट किए हुए। खैर, आज के वीडियो में हम अमेरिका में हुई 6 डरावनी भूत कहानियां के बारे में बात करेंगे जो सच में हुई है। तो लाइट्स डिम कर लो, आराम से बैठो, रिलैक्स करो और इन स्टोरीज का मजा लो। चलो शुरू करें। हम लोग मेरे दोस्त की एक पुरानी सुबरू कार में एक बड़े ग्रेवयार्ड से गुजरते हुए जा रहे थे। हमने गाड़ी रोकी और एक पहाड़ी के नीचे चल कर गए जहां एक छोटा सा तालाब था। तालाब के दूसरी तरफ एक पत्थर पर कोई बैठा हुआ था। वो पूरी तरह काला था और उसके चेहरे के फीचर्स देखना मुश्किल था। बस इतना समझ आया कि वो एक आदमी लग रहा था जो एक पुराने स्टाइल का टॉप हैट पहने हुए था। हम बेवकूफी में उससे हाथ हिला के और चिल्ला के बोले हाय, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और बस वही पत्थर पर शांत बैठा रहा। अचानक वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और पानी के ऊपर से सीधा हमारी तरफ दौड़ने लगा। फिर तालाब के आधे रास्ते के पास वो हवा में गायब हो गया। हम सब दोस्ती चिल्लाए और भागकर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और हमें गाड़ी के पिछले हिस्से से कुछ आवाज सुनाई दी। ये एक लगातार वाली आवाज नहीं थी, लेकिन हर कुछ सेकंड्स के बाद सुनाई देती थी। अंधेरे में देखने पर बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन कुछ था जो गाड़ी पे आवाज कर रहा था। मैंने अपना फोन निकाला और अपनी मॉम को कॉल करने लगा ताकि वो आके हमें बूस्ट दे सके, लेकिन फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। हम सब के फोन्स में कोई सर्विस नहीं थी। अगले 30 मिनट तक हम बस गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते रहे। इस बीच कोई और आवाज नहीं आई, लेकिन हम सब एक हैवी प्रेशर फील कर रहे थे, जैसे कोई हमें देख रहा हो। आखिरकार गाड़ी स्टार्ट हो गई और मेरी दोस्त ने पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया। हम लोग ग्रेवयार्ड के गेट के बाहर बहुत तेज भाग निकले। गेट क्रॉस करते ही हमारे फोन्स में दोबारा नेटवर्क आ गया। एक बात तो पक्की है, वहां कुछ था, और वो ना तो एक जानवर था और ना ही एक इंसान। जब मैं 37 का था, तब मैं अपने हाई स्कूल रियूनियन के लिए गया। मैं सबसे करीब वाले एयरपोर्ट पर लैंड किया और एक रेंटल कार ली। शहर तक का डिस्टेंस लगभग 45 किलोमीटर का था, जो एक रूरल और लगभग सुनसान एरिया से होकर गुजरता था। शहर के करीब 7 किलोमीटर पहले मैंने देखा कि एक आदमी रोड के साइड पर खड़ा है और मुझे रुकने का सिग्नल दे रहा है। जब मैंने गौर से देखा तो पता चला कि वो मेरा एक स्कूल का दोस्त था जो मेरी कार में बैठा और हम बात करने लगे। मैंने उसे लगभग 20 साल से नहीं देखा था, लेकिन वो अब भी वैसा ही लग रहा था, बस थोड़ा ज्यादा मैच्योर दिख रहा था। हम शहर पहुंचे और मैंने उससे पूछा कि क्या वो बार चलना चाहता है एक ड्रिंक के लिए। उसने कहा नहीं, बस मुझे घर छोड़ दो। जिम के पेरेंट्स का घर मेरी दादी के घर से सिर्फ कुछ ब्लॉक्स दूर था, तो मैंने उस डायरेक्शन में गाड़ी मोड़ दी, लेकिन उसने कहा कि मुझे उससे शहर के आउटस्कर्ट्स में छोड़ना होगा। वहां एक मोबाइल होम पार्क था और मैंने सोचा शायद वही उसका घर होगा। जब हम टर्न ऑफ के एंड तक पहुंचे, उसने कहा मुझे यही छोड़ दो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वो रात के अंधेरे में चला गया। मैं बाहर गया, वहां अपने पुराने क्लासमेट से मिला और हम बातें करने लगे। जब हम इस बारे में बात कर रहे थे कि रियूनियन के लिए कौन कौन आ रहा है, मैंने बताया कि मैंने जिम को शहर के 7 किलोमीटर ईस्ट के डायरेक्शन से उठाया और उसे छोड़ दिया। ये सुनकर सब लोग चुप हो गए। करियो के गाने वाला भी रुक गया और माइक्रोफोन रख दिया। मेरे कजिन का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। पॉल, जिम उस कर्व पर 8 साल पहले मर गया था। उनकी कार एक चट्टान से गिर गई। हम सब उसके फ्यूनरल पर गए थे। मुझे एकदम से चक्कर होने लगी, तो मैं कार के पास फ्रेश एयर लेने चला गया। जब मैंने कार के अंदर देखा तो सीट पर एक लोकल न्यूज़पेपर पड़ा था जो 8 साल पुराना था। उस पेपर में जिम की मृत्यु लेख छपी थी। वो न्यूज़पेपर आज तक मेरे पास है।
मैं अपने वाइफ और उसकी फैमिली के साथ कैंपिंग कर रहा था एक छोटी सी रिमोट लेक के पास न्यू मैक्सिको में। हमारे ग्रुप में लगभग 10 लोग थे और दूसरे कैंप साइट पर 6 लोगों का एक और ग्रुप था। रात का समय था और दोनों ग्रुप्स टिपिकल कैंपिंग एक्टिविटीज कर रहे थे। स्मोर्स बनाना, ड्रिंक्स लेना और स्टोरीज शेयर करना। तभी हमें एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। हमारे किसी भी ग्रुप में कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन हम सबको पूरा यकीन था कि एक छोटी लड़की की आवाज आ रही है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि जहां से आवाज आ रही थी वहां मिलकर सर्च करते हैं। हमारे कैंपसाइट्स के पीछे एक फील्ड थी और वहां हमने देखा एक बहुत ही लंबा प्योर व्हाइट फिगर खड़ा था जो हमसे लगभग 100 फीट दूर था। सबने अग्री किया कि यह फिगर लगभग 6 फीट का था, बहुत पतला और इतना सफेद जितना हो सकता है। हम उसके पास जाने लगे ताकि पता चले ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे हम करीब गए वो चीज पीछे हटने लगी और ट्रीज के बीच गायब हो गई। पूरे रात जब हमने सोने की कोशिश की तो हमें बार बार एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई देती रही जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। मेरे पापा एक रूरल जेल में करेक्शंस ऑफिसर का काम करते थे। उनका काम होता था प्रिजन के पेरिमीटर के आसपास पेट्रोल करना और पूरे शिफ्ट में खाली बिल्डिंग्स चेक करना, कहीं कोई प्रिजनर भाग तो नहीं गया। ये काफी बोरिंग जॉब थी। एक रात मेरे पापा एक पहाड़ी पर ट्रक में बैठे मैगजीन पढ़ रहे थे। तभी उन्होंने अपने शरीर में एक थंपिंग फील की। उनका कहना था कि ये बिल्कुल उस फीलिंग जैसा था जो हैवी बेस वाली म्यूजिक सुनने पर होती है। उन्होंने मैगजीन नीचे रखी और अपने रियर व्यू मिरर में देखा, जहां उन्होंने ट्रक के बाहर किसी को खड़ा हुआ देखा। पापा ने तुरंत अपनी पिस्तौल उठाई और ट्रक के बाहर निकले, पिस्तौल रेडी करके। लेकिन बाहर जाने पर उन्हें समझ आया कि ये एक प्रोसेशन था नेटिव अमेरिकन्स का जो ट्रक के अंदर से गुजर रहे थे और उनके सीट के थ्रू भी। ये लोग वही स्पॉट पर गायब हो रहे थे जहां वो बैठे थे। पापा ने बताया कि ये साफ साफ गोस्ट्स थे क्योंकि उनमें से बहुत लोग घायल लग रहे थे। ये सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड्स तक चला और फिर पूरा प्रोसेशन गायब हो गया। पापा ने तुरंत अपने वॉकी टॉकी पर दूसरे पेरिमीटर गार्ड को बुलाया और समझाने की कोशिश की कि क्या देखा, लेकिन दूसरे गार्ड ने बात करना बंद कर दिया। बाद में पता चला कि उस गार्ड ने पहले भी ये सब देखा था, लेकिन वो गोस्ट्स में विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो इस बारे में बात नहीं करता था। मैं अपने पेरेंट्स के रूम में खड़ा था, अपने बहुत बीमार पापा से बात कर रहा था। उस वक्त उन्हें स्टेज 4 थ्रोट कैंसर था और वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जी रहे थे। मुझे लगा कि मेरे पीछे कुछ है। मैंने लिविंग रूम के डोरवे की तरफ देखा और वहां एक 4-6 हाइट का पूरा काला फिगर दरवाजा के कोने से झांक रहा था, अपने हाथ डोर फ्रेम पर रखे हुए। मैं तुरंत उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन वो फिगर दरवाजा के पीछे चला गया। जब मैं डोरवे के बाहर पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। जब मैं वापस कमरा के अंदर गया और अपने पापा को यह बताया तो वो बिल्कुल कंफ्यूज थे। मेरे पापा के फाइनल डेज में जो लोग हमारे घर रुकने आए थे उन्होंने भी उस काला छाया को देखा था। मेरी मां ने उस फिगर को कई बार अलग अलग जगहों पर देखा, तब तक जब तक मेरे पापा का देहांत नहीं हो गया। उसके बाद से हमने उस काला छाया फिगर को कभी नहीं देखा। कॉलेज के तुरंत बाद मैंने शादी कर ली। हमने एक बेसमेंट अपार्टमेंट में शिफ्ट किया क्योंकि वही हमारे बजट में आता था। इस जगह पर एक भूत या पॉल्टरगाइस्ट था और मेरी वाइफ बहुत डर गई थी। जो भी वहां रहता था उसने ये क्लियर कर दिया कि उससे अकेला रहना पसंद है। बर्तन, ग्लासेस और दूसरी चीजें अलमारी से गिरकर उड़ने लगती थी। मेरी वाइफ पर कई बार चीजें लगी भी। हमेशा एक अजीब सा डर लगता था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। रात को जब हम अंधेरा में अपार्टमेंट के अंदर चलते थे तो अचानक से इतनी प्रकाश की तेज चमक होती थी जो पूरे रूम को रोशनी देती थी। एक रात
जब हम सोने के लिए बेडरूम में एंटर कर रहे थे, तब अचानक हमें एक आवाज सुनाई दी जो कहीं से आई थी। यहां से चले जाओ, टॉम। मेरी वाइफ ने मुझे देखा, मैंने उससे देखा और फिर मैंने जोर से कहा, ठीक है दोस्त। 2 दिन के अंदर हम वहां से निकल गए और फैमिली के साथ रहने चले गए। उस स्थान की मालिक बूढ़ी औरत की कुछ महीने बाद मृत्यु हो गई और उस घर को तोड़ दिया गया। आज तक वो एक खाली प्लॉट है, सिर्फ घास और एक पेड़ के साथ। मैं कभी कभी वहां से गुजरता हूं और उस जगह को देखता हूं और मुझे वे घटनाएं ऐसे याद है जैसे कि वे कल की ही बात हो।